ठीक है, शुरू करें चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में ना दो पार्ट्स में इन्होंने इसको डिवाइड किया हुआ है। एक डेट कैपिटल करके बोला है, दैट इज रिगार्डिंग बोरोइंग्स, डिबेंचर्स। इवन जो सेकंड पार्ट है वो भी डेट कैपिटल का ही पार्ट है, लेकिन स्पेसिफिक उसको डिवाइड कर दिया, डिपॉजिट्स के नाम से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ओवरऑल दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, हम एक एक करके उसको पढ़ लेंगे तो उल्टा अच्छा है, आपको ये नहीं लगेगा चैप्टर बहुत बड़ा है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो सिंपल लगेगा। तो पहला पार्ट है वो स्टार्ट कर रहे हैं, इजी टॉपिक है एकदम। डेट कैपिटल की बात हो रही है। इनिशियली जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है थोड़ा सा टेक्निकली उसको एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं आपको उसका अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, मैं चैप्टर के एंड में उसमें डिटेल में बात करूंगा। यहाँ पे बोरोइंग्स की बात कर रहे हैं। कंपनी के पास बिजनेस चलाने के लिए पैसा खुद का तो है नहीं, कहीं ना कहीं से उनको फंडिंग लेके आनी पड़ेगी। जो फंडिंग वो लेके आएंगे उसके लिए उनको सामने कुछ ना कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। जैसे अपने देखते हैं, या तो इक्विटी देनी पड़ेगी, या प्रेफरेंस शेयर्स ऑफर करने पड़ेंगे, या फिर डेट के नाम पे आप पैसा रेज कर सकते हो। और ये डेट और इक्विटी का जो रेशियो है ना, ये खेल चलता ही रहता है। मतलब कंपनी के जो फाइनेंशियल ऑफिसर्स हैं, जो टीम है, वो इसी दिमाग में लगी रहती है कि भाई कितना डेट रेज करें, कितना इक्विटी के नाम पे इशू करें, कितना प्रेफरेंस ऑफर करें। क्योंकि फिर जब आप डेट रेज कर रहे हो तो एक प्लस पॉइंट ये है कि आपको ओनरशिप नहीं देनी पड़ रही, बट फिर नेगेटिव पॉइंट ये है कि रेगुलर बेस पे इंटरेस्ट पे करते रहना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट का बर्डन जो है वो फिक्स कॉस्ट है, और रेगुलर बेसिस पे आएगा तो आपके प्रॉफिट्स पे वो डायरेक्टली एक चार्ज क्रिएट कर देता है कि जो भी कमा के लेके आ रहे हो पहले तो ब्याज भरो, उसके बाद जो बचेगा वो री इन्वेस्ट करो, उससे बिजनेस आगे बढ़ाओ। और वो एक डेट का जो ट्रैप है, जो बर्डन है, वो कंपनी पे कभी कभी भारी पड़ जाता है। इक्विटी वाला ऑन द अदर हैंड फिर क्या होगा, आपको ओनरशिप में हिस्सा देना पड़ेगा। ओनरशिप में हिस्सा दोगे तो जो प्रॉफिट आएगा वो ओनर्स के नाम पे बाकी इन्वेस्टर्स को भी जाएगा और आपके पास एक हिस्सा आएगा। वहां पे प्लस पॉइंट ये है कि डेट रीपे करने का थ्रेट और उसका डर आपके ऊपर नहीं है। और फिक्स इंटरेस्ट जो होता है 10%, 12%, 8% जो भी पे करना है, वो फिक्स इंटरेस्ट का बर्डन भी आपके ऊपर नहीं रहेगा। तो डेट की तरफ जाना है या इक्विटी की तरफ जाना है, ये दोनों चीजों में से आपको डिसाइड करना है एज अ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द कंपनी। और एक बैलेंस मेंटेन करना होता है। पूरा इक्विटी भी कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है, पूरा डेट तो बहुत ही रिस्की ऑप्शन है। तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, कितना डेट सूटेबल है, कितनी इक्विटी सूटेबल है, हमारे बिजनेस में रिच कैश फ्लोज वाला बिजनेस है या फिर टफ चल रहा है, उसके बेसिस पे रहेगा। बहुत सारी कंपनीज डेट ट्रैप में फंस के बर्बाद हो गई, खत्म हो गई। इसके बहुत एग्जांपल्स हैं, बड़े बड़े एग्जांपल्स है। वीडियोकॉन का एग्जांपल ले लो, येस बैंक वालों के लिए सिचुएशन हो गई। और भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, जो अनिल अंबानी पूरा ग्रुप है, वो पूरा ग्रुप इसमें खत्म हो गया, क्योंकि इतना कर्जा ले लेके बिजनेस कर लिया ना। आइडिया, वोडाफोन की हालत, उसका भी यही रीजन है। डेट रेज करते टाइम लगता है कि पैसा यूज कर लो, लेकिन वो ब्याज भरते भरते ना एक पॉइंट पे इतना अक्यूमुलेट हो जाता है, कंपनी के पास इंटरेस्ट पे करने के पैसे नहीं है, और जो कमा रहे हैं, प्रॉफिट है, सारा इंटरेस्ट में जा रहा है। तो इतना ओवर डेट ले लेना और फिर इक्विटी कम रखना, वो भी रिस्की है। तो कंपनीज ना वो जगल करती रहती है डेट और इक्विटी रेशियो के बीच में। कभी डेट बढ़ा लिया, कभी इक्विटी बढ़ा लिया, कभी रीपेमेंट कर दिया, कभी और इशू कर दी इक्विटी, वो बैलेंस करते रहते हैं। तो ये हमेशा इस तरीके से चलता रहेगा। वैसा अब यहाँ पे हम जो डेट कैपिटल और बोरोइंग्स की बात कर रहे हैं, उसमें उन्होंने जनरली एक्सप्लेन किया कि कौन से टाइप की बोरोइंग्स हम करते हैं, और उसमें फिर एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हम बात करेंगे, दैट इज इशूइंग द डेट या रेजिंग द डेट थ्रू डिबेंचर्स, जिसके बारे में आपने अकाउंटिंग में भी पढ़ा है, थियरी में पढ़ा हुआ है। तो वो बातें यहाँ पे होने वाली है। जो इनिशियल पॉइंट अभी दे रखा है ना, पेज 129, 130, 131, ये सब टेक्निकल पॉइंट्स पे अभी बात नहीं कर रहे। पहले मैं आपको सिंपल पॉइंट समझा देता हूँ चैप्टर के, लास्ट में ये सारा रिलेट करा दूंगा। तो आप पेज 132 पे आ जाओ, क्योंकि बेसिक आइडिया आपको पता है कि बोरोइंग की बात हो रही है। और एक पॉइंट उसमें मैं ऐड कर देता हूँ, बोरोइंग करने का जो डिसीजन मेकिंग पावर होता है, वो भी डिवाइडेड है बिटवीन डायरेक्टर्स एंड द शेयर होल्डर्स। डायरेक्टर्स को एक एक्सटेंट तक पावर दिया, वही रेफरेंस 179 जो मैं लास्ट चैप्टर में भी आपको दे रहा था। उसके बाद 180 में बोला है कि एक लेवल से ज्यादा बोरोइंग करना हो तो शेयर होल्डर्स को बिना पूछे नहीं कर सकते। फिर वहाँ ऑर्डिनरी और स्पेशल रिजोल्यूशन की बात आती है। एक लिमिट तक डायरेक्टर्स को बोला है कि आप बिना पूछे बोरोइंग्स कर लो, क्योंकि हर छोटे छोटे काम के लिए आप शेयर होल्डर्स को पूछने जाओगे, प्रोसेस स्लो हो जाएगा, तो कुछ पावर्स तो देने ही पड़ेंगे। तो डिवीजन ऑफ पावर्स उन्होंने बोरोइंग्स को लेके भी किया हुआ है, इतना अभी ध्यान रखना। टाइप्स ऑफ बोरोइंग्स देख लेते हैं। 1 मार्क वाले पॉइंट्स से अगर एक्सप्लेन द टर्म्स में पूछ लिए, मल्टीपल पॉइंट्स पूछ के क्वेश्चन बना सकते हैं। पहले बोला है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नाम से पता चल रहा है कैसा बोरोइंग होगा ये। लॉन्ग टर्म मतलब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ईयर्स के लिए आप पैसा रेज कर रहे हो। यहाँ पे इन्होंने ड्यूरेशन बोली है, दैट इज 5 ईयर्स, मिनिमम 5 ईयर्स और मोर, उस ड्यूरेशन का बोरोइंग है कि अभी इतने साल बाद पैसा रिटर्न करना है, तो लॉन्ग टर्म बोलेंगे। फिक्स असेट्स के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जो पैसा रेज किया जाता है, जो इमीडिएटली आप वापस नहीं कर पाओगे, उसको अपने यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में कैटेगराइज करते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे इसके बाद, दैट इज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, और एक और भी है मीडियम टर्म। अब शॉर्ट टर्म में बोला है कि अगर आपको 1 साल तक के लिए पैसा चाहिए और फिर आप रिटर्न कर दोगे तो शॉर्ट टर्म, ठीक है, तो वो रिक्वायरमेंट आपकी उतनी है।
और कैलकुलेशन होगी कि हम कैसे रिटर्न करेंगे। ये वर्किंग कैपिटल के लिए या छोटे मोटे काम के लिए पैसा चाहिए तो रेज कर सकते हो। मीडियम टर्म बोरोइंग जो है वो 2 to 5 ईयर्स की रेंज में होती है इन जनरल, वैसा बोला। अब तीनों को कंबाइन करके पढ़ोगे ना तो 1 to 2 ईयर वाला ब्लॉक गायब है। अप टू 1 ईयर, 2 to 5 ईयर्स, मोर देन 5 ईयर्स। तो बोले 1 से 2 साल के लिए बोरो किया तो कहाँ जाएगा, उसका कोई क्राइटेरिया दिया नहीं। अपने हिसाब से एग्जाम में उसको कहीं सेट करके मत आ जाना कि कहीं तो इसको एडजस्ट कर दे, किसी ने मीडियम में मिक्स कर दिया, किसी ने स्मॉल में रख दिया, वैसा करके मत आ जाना। जो लिखा है डेफिनेशन उसको वैसे ही रखो। जब इतने बड़े बड़े लोग नहीं सोच रहे अपने क्यों मेहनत करें, जैसा है वैसे ही लिखेंगे। सिक्योर्ड बोरोइंग, अनसिक्योर्ड बोरोइंग कोई भी बता सकता है। असेट गिरवी रखी है आपने, सिक्योर्ड बोरोइंग। अनसिक्योर्ड में फिर ऐसा है कि सामने वाला रिस्क पे आप डिफॉल्ट कर गए, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर इसमें आगे बात हो रही है सिंडिकेटेड बोरोइंग। सिंडिकेटेड बोरोइंग का मतलब ये है कि यहाँ पे जो मनी लेंडर है वो एक नहीं है, वो पूरा एक सिंडिकेट है। सिंडिकेट मतलब एक ग्रुप हो गया, ठीक है, दैट इज अ सिंडिकेट और अ ग्रुप। तो ग्रुप ऑफ लेंडर्स होते हैं। अब जब बहुत बड़ा अमाउंट कोई मांग रहा है, आजकल तो वैसे भी जो पास्ट में अपनी इंडियन बोरोइंग हिस्ट्री अपने देख रहे हैं लास्ट 5-10 साल की, कोई बड़ा लोन मांगने आ जाए तो खुशी कम होती है, टेंशन ज्यादा होता है, ठीक है। छोटे छोटे लोन मांग रहा है तो वसूल कर लेंगे, एक साथ सारा नहीं डूबेगा। कोई बड़ी कंपनी आके बोले 5,000 करोड़ का लोन चाहिए, बोले ये विजय माल्या लोन मांग रहा है, ये भी भागेगा, अपने को रिस्क नहीं लेना है। अब बड़े बैंक वाले डरते हैं, कौन है अपना सारा रिस्क ले लेगा और इतना सारा पैसा। और कॉर्पोरेट लोन्स में डिफॉल्ट भर भर के होते हैं, क्योंकि इनको ना कोई टेंशन ही नहीं। मतलब कितनी बार इनके एटीट्यूड से और इनकी हरकतों से ऐसा लगता है कि जो बिजनेस कर रहा है उसको कोई टेंशन ही नहीं है। बोले पैसा तो अपना है नहीं, बैंक का है, अगर चल गया बिजनेस तो ठीक है, नहीं चला तो अपना काम कर ही लेंगे। ये क्या, खुद ही सीईओ, खुद ही चेयरपर्सन, एमडी बन जाते हैं, अपनी सैलरी इतनी हाई कर लेते हैं, वो सैलरी निकाल लेते हैं उसमें से। वो सैलरी करोड़ में होती है। अभी कल ही मैं पढ़ रहा था, पेटीएम की हालत तो आपको पता है, अपने बात कर ही रहे थे, ठीक है। शेयर की वैल्यू क्या है, 2100 रुपए का शेयर था, अभी 800 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। इन्वेस्टर्स की तो पूरी धुलाई हो गई, जो एक का डबल करने गए थे आईपीओ में, उनका तो डबल के आधा भी नहीं हुआ, उससे भी कम हो गया। अब बेचारे सोच रहे हैं कि ब्रेक इवन कौन से जन्म में आएगा, हम बाहर निकलेंगे। अब पेटीएम के जो सीईओ है, जो फाउंडर है विजय शेखर शर्मा, उनका कल डेटा आ रहा था, उन्होंने अपनी एक साल की सैलरी रखी है 796 करोड़ रुपीस। हाँ, ये 2 दिन पहले की न्यूज है, मैं आपको भेजूंगा, देख लेना, यूट्यूब पे सब जगह आ रहा था। अब जो कंपनी रेगुलर लॉस में, अच्छा अभी क्वार्टरली डेटा आया ना, अप्रैल मई जून क्वार्टर खत्म हुआ, तो क्वार्टरली डेटा में पेटीएम का एक क्वार्टर का लॉस है 680 करोड़ रुपए, एक क्वार्टर का बिजनेस लॉस कंपनी का। और सीईओ सैलरी उठा रहा है 800 करोड़ रुपए। 800 करोड़ को जस्टिफाई कैसे करोगे आप, क्या कर रहे हो ऐसा कंपनी के लिए जो 800 करोड़ रुपए आप उठा रहे हो। शेयर का प्राइस 800 रुपए के आसपास घूम रहा है, इन्वेस्टर बेचारे रो रहे हैं कि क्या हो गया हमारे साथ। वहां भी आपने अपना ऑफर फॉर सेल निकाल के पैसे कमा लिए, अब आप सैलरी उठा उठा के अपने पैसे कमा रहे हो। कल को पेटीएम बैंकरप्ट हो जाए, बंद हो जाए, खत्म हो जाए, फाउंडर का क्या जाएगा। इक्विटी बेच के वैसे पैसे कमा के बैठा है और रेगुलर सैलरी इतनी हाई ले रहा है कि कंपनी डूब भी जाए उसको फर्क नहीं पड़ेगा। वो 800 करोड़ के हिसाब से अपना अच्छा पैसा बना चुका है, वही पैसे कहीं और इन्वेस्ट करके फिर नई कंपनी स्टार्ट करेगा, फिर उसके लिए भी नए इन्वेस्टर ढूंढेगा, नए बैंक लोन लेगा, चलता रहेगा। तो कॉर्पोरेट वाले ना, जो ये फाउंडर्स होते हैं, बहुत मतलब बदमाश होते हैं। ये लोग अपना पैसा साइड पे निकालते जाते हैं, बैंक वालों का और इन्वेस्टर के पैसों के साथ लिटरली खेलते हैं कभी कभी, और बाद में क्या होता है पता ही नहीं। ये सब चीजें हो जाती है यहाँ पे। तो ये सब चीजों के बारे में यहाँ पे बैंक वाले क्या करते हैं, जब लोन देते हैं ना तो बोलते हैं भाई हम अकेले क्यों डूबे, डूबने वाले तो हैं ही, मिलके डूबते हैं। अच्छा, कितनी बार तो गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर होता है कि लोन दो बड़ी कंपनी को, बैंक वाला डर रहा है ना, गवर्नमेंट बोलती नहीं नहीं भाई लोन तो देना ही पड़ेगा, ऐसे डरते रहोगे तो इकोनॉमी कैसे चलेगी। बोले डूब गया तो, बोले देख लेंगे ना, अभी तो दो कम से कम लोन। बीच में अभी कोविड के बाद आपने देखा गवर्नमेंट ने इतना प्रेशर किया बैंक वालों को कि इकोनॉमी को ट्रैक पे लाना है ना, लोगों को पैसे दो, थोड़ी बहुत फाइल ऊपर नीचे है ना तो भी लोन दो। लोन दोगे, कहीं पैसा लगाएंगे, इकोनॉमी चलेगी तो ही तो ट्रैक पे आएगा। आप लोन देने में डरोगे कि ऐसे माहौल में लोन कैसे दें, तो लोगों को पैसा ही नहीं मिलेगा तो काम कैसे करेंगे। तो लोन बांटने का प्रेशर है, और वो दिखता है लिटरली। जो बैंक वालों के डेली फोन आते हैं ना, वो कॉल्स बढ़ गए थे। पर्सनल लोन ले लो, बिजनेस लोन ले लो, ओवरड्राफ्ट ले लो, कैश क्रेडिट लिमिट ले लो। जो दिन में 2 फोन आते थे ना, 5 फोन आ रहे हैं, क्योंकि उनको ऊपर से प्रेशर है कि पैसे बांटो। जिसको नहीं चाहिए ना उसको पकड़ पकड़ के लोन दो। लोन दोगे तो कहीं ना कहीं तो यूज करेगा, कहीं तो इकोनॉमी में पैसा घूमेगा। तो गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर था कि कोविड के बाद चीजों को नॉर्मलाइज करने के लिए थोड़ा एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ेगा। अब उल्टा हो रहा है, अब इंटरेस्ट के रेट बढ़ रहे हैं वापस, क्योंकि रेपो रेट बढ़ा दिया। आरबीआई बोले कब तक 4% के रेपो रेट में खेलते रहेंगे, ये तो कोविड में कम किया था, अभी 5.5% पहुंचा दिया। अब वो 1.5% जो बढ़ गया, ₹1.40, वो सीधा होम लोन में बढ़ गया। तो 6.5 पे होम लोन ऑफर कर रहे थे बैंक वाले, एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग लगे हुए थे, अब 8% पे आ गया वापस। तो अब जिसको होम लोन लेना है उसको भी सोचना पड़ेगा कि मेरे को अब 8% पे करना है। तो वो सारी चीजें प्लस माइनस कहीं ना कहीं इकोनॉमी में होती रहती हैं, कुछ भी परमानेंट नहीं हो सकता है। 6.5% का 8 हो गया है, 8 का वापस 6.5 भी हो सकता है, 8 का 9.5 भी हो सकता है। इट कैन गो आइदर साइड डिपेंडिंग की इकोनॉमी कैसे काम कर रही है। क्लियर है। तो सिंडिकेट बोरोइंग में क्या हो रहा है,
एक से ज्यादा बैंक वाले मिलके लोन दे रहे हैं कि भाई साथ में डूबेंगे, थोड़ा थोड़ा नुकसान सब ले लेंगे, 5,000 करोड़ अकेले एक बैंक डूब जाए, इससे बेटर है 300 400 500 करोड़ वाली 10-15 बैंक लेके आ जाओ। इससे क्या होगा, जब लॉसेज होंगे तो धीरे धीरे सारी बैंक उसको राइट ऑफ भी कर लेगी। ये बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट वाले लोन लेके गायब होते हैं, बैंक का लॉस होता है, वो लॉस राइट ऑफ कहाँ से होता है, बैंक के प्रॉफिट्स में से ही हो रहा है, या बैंक में जो पैसा पड़ा है उसी में से प्रोविजन कर रहे हैं। वो पैसा आइडियली तो अपना ही है ना, जो बाकी के बैंक में इन्वेस्टर्स हैं या होल्डर्स हैं उन्हीं का पैसा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग ही ये बड़े बड़े फ्रॉड्स को फंड कर रहे हैं कि लो भाई आपको 5,000 करोड़ रुपए गायब करने, हमसे थोड़े थोड़े ले जाओ। बड़ी बड़ी बैंकों में ये सब चीजें राइट ऑफ होती रहती है। तो अल्टीमेटली बिजनेस वैसे ही। नेक्स्ट बायलैटरल बोरोइंग, 1 to 1 हो गया ना, बायलैटरल 2 पार्टीज इन्वॉल्व है। प्राइवेट बोरोइंग भी सेम हो गया, 1 to 1 आप लोन ले रहे हो। और पब्लिक बोरोइंग का मतलब क्या है, एक से पैसा नहीं मांग रहे, बहुत लोगों से पैसा मांग रहे हो। पब्लिक बोरोइंग, डिबेंचर ऑफर करते हो तो एक इंसान को ऑफर करते हो, हंड्रेड्स में थाउजेंड्स में होते हैं, दैट इज अ पब्लिक बोरोइंग, लोगों से पैसे मांगना, लेकिन उनको कोई हिस्सेदारी नहीं दे रहे, आपसे उधार ले रहे हो, डिबेंचर्स के फॉर्म में या बॉन्ड्स के फॉर्म में हो सकता है। अब आगे वही बात हो रही है, डिबेंचर्स एग्जैक्टली है क्या। तो डिबेंचर को आप एक डेट इंस्ट्रूमेंट की तरह देख सकते हो, जहां पे कंपनी आपसे पैसा उधार मांग रही है, सामने आपको एक सर्टिफिकेट दे रही है एज एन एक्नॉलेजमेंट कि हाँ हम ये एक्नॉलेज करते हैं कि हमने आपसे पैसे उधार लिए, इसके बदले आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट रेगुलर इंटरवल पे मिलता रहेगा और इतने ड्यूरेशन के बाद आपका पैसा वापस कर देंगे, दैट इज रिडेम्पशन। तो दैट इज अ बेसिक डिबेंचर। अब डिबेंचर और बॉन्ड्स, ये दो टर्म्स कॉमनली यूज होते हैं, दोनों का टेक्निकल स्ट्रक्चर सेम है, डिबेंचर और बॉन्ड में कोई फर्क नहीं है। इशू करने वाली अथॉरिटीज अलग अलग होती है। जनरली प्राइवेट सेक्टर कंपनीज डिबेंचर्स बोलती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कंपनीज जब ऑफर करती है वो उसको बॉन्ड बोलती है। तो बॉन्ड और ज्यादा थोड़ा ट्रस्टवर्दी लगता है कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसे इन्वेस्ट किए, मतलब पैसे डूबने का चांस नहीं, ये गवर्नमेंट उसमें गारंटी देती है कि आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और यूजुअली ये बॉन्ड्स लॉन्ग टर्म होते हैं, मतलब 5 साल 10 साल 15 साल तक के बॉन्ड्स होते हैं। 15 साल बाद पैसा वापस आएगा और इतना ब्याज आपको मिलेगा और अच्छे रिटर्न्स देते हैं। ऐसा नहीं है, जिसको रिस्क नहीं लेना है, वो मार्केट में खेलना नहीं है, 8-9% 10% की रेंज में जो मिल जाए वो अच्छा है, तो उतना आपको रीजनेबल रिटर्न वो लोग गारंटी कर देते, उतना पैसा आपको मिलता रहेगा। फिर आपको और लालच करनी है, 12% 15% 20% कमाना है और ज्यादा रिस्क लेना है, फिर लोग इक्विटी में ट्रेडिंग करते हैं, वो अलग चीज है। बाकी बॉन्ड्स वाला सिस्टम अपनी जगह। तो डिबेंचर एंड बॉन्ड्स में टेक्निकली कोई फर्क नहीं है, इशू करने वाली अथॉरिटी नाम अलग अलग रखती है। कितनी बार प्राइवेट कंपनीज भी उसको बॉन्ड बोलती है, ऐसा नहीं कि नहीं बोल सकते, बट कॉमन प्रैक्टिस में यूजुअली बॉन्ड जो है वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ ज्यादा एसोसिएट होते हैं, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, आगे टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, ये आपने अकाउंटिंग की थियरी में श्योर पढ़ा होगा, देख लेते हैं कितना याद है आपको। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जो एंड तक डिबेंचर ही रहेंगे और रिडेम्पशन की तरफ ही जाएंगे और शॉर्ट टर्म या जो भी ड्यूरेशन है आपका पैसा वापस मिल जाएगा। पार्टली कन्वर्टेबल में क्या होगा, उसका एक हिस्सा इक्विटी में या प्रेफरेंस में कन्वर्ट होगा और एक डिबेंचर रहेगा, तो पार्ट्स हो जाएंगे। फुल्ली कन्वर्टेबल मतलब पूरे सारे ही कन्वर्ट हो जाएंगे। ऑप्शनली कन्वर्टेबल मतलब आपकी चॉइस है, कंपल्शन नहीं है, आपको कन्वर्ट करवाना है तो ठीक, नहीं रिडेम्पशन पे पैसे वापस ले जाना, तो आपको चॉइस दे देंगे। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड पे हमने बात कर ली, सेम चीज है। रिडीमेबल डिबेंचर्स आर एक्चुअली रिडीमेबल, परपेचुअल तो होते ही नहीं है, उसकी लाइफ है मैक्सिमम 30 ईयर्स तक जा सकता है। ठीक है, नॉर्मली 20 होती है, एक्सटेंड करके आप उसको 30 तक लेके जा सकते हो। वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो कंपनीज होती है उनको अलाउ किया जाता है। जो प्रेफरेंस में था ना, सेम पॉइंट। तो इरिडीमेबल जैसा कुछ होता नहीं है प्रैक्टिकली, और हम ना बोलते हैं, ऐसा वर्ड यूज करना भी नहीं चाहिए, नए एक्ट में तो मना ही किया। रजिस्टर्ड डिबेंचर एंड बेरर डिबेंचर्स, आपको ध्यान होगा शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंट, डिफरेंस ध्यान। सर्टिफिकेट पे नाम लिखा होता है, वारंट बेरर होते हैं, होल्डर ही ओनर है, एग्जैक्टली सेम पॉइंट। रजिस्टर्ड डिबेंचर मतलब सर्टिफिकेट पे आपका नाम है, और बेरर डिबेंचर मतलब वो बेरर इंस्ट्रूमेंट है, उस पर आपका नाम नहीं है। अगर वो आपसे कहीं खो गया, किसी और को मिल गया, तो जो होल्डर है वही ओनर है, प्रूव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ट्रेड करना हो तो बेरर रखो, नहीं तो रजिस्टर करवा लो, बेटर है। बस इतने ही पॉइंट्स रहेंगे इसमें। फिर नेक्स्ट बोला है पेरी पासू क्लॉज। पेरी पासू का मतलब मैंने आपको बताया था, सेम रैंकिंग, इक्वल रैंकिंग, ठीक है, वो बात हो रही है। तो पेरी पासू क्लॉज में क्या बोला है वो देखें। डिबेंचर्स जब ऑफर हो रहे हैं, एक ही सीरीज के सेम कैटेगरी के डिबेंचर्स बार बार भी तो ऑफर किए जा सकते हैं। अभी कुछ अमाउंट रेज कर लिया, फिर बाद में कुछ और अमाउंट रेज कर लेंगे। तो पहले अगर आपने डिबेंचर खरीदे, बाद में और लोगों ने भी वो सेम डिबेंचर खरीदे, तो अब इशू होने के बाद तो सारे डिबेंचर होल्डर एक बराबर हो गए ना। अब जब इंटरेस्ट मिलेगा हर 6 महीने में, हर साल में, हर क्वार्टर में, सबको एक साथ ही मिलेगा। वाइंडिंग अप के टाइम पे जब पैसा मिलेगा तो सारे डिबेंचर होल्डर एक कैटेगरी में काउंट होंगे। वो फीफो सिस्टम नहीं है, जो पहले आया था उसको पहले पैसा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऑफर होने के बाद सारे डिबेंचर होल्डर जो है वो एक ही कैटेगरी में काउंट होंगे, इसलिए पेरी पासू वाला पॉइंट वहां पे लिख दिया। ठीक है, अब इसमें ना हावेवर करके एक बात बोली हुई है। हावेवर में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जब सिक्योर्ड डिबेंचर्स की बात होती है तो फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज,
एक्सक्लूसिव चार्ज, ये सब बातें होती हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल, फ्लेक्सिबल पूरा प्रोडक्ट है ये। डिबेंचर ऑफर करते टाइम जब मैंने सिक्योर्ड डिबेंचर आपको ऑफर किए, तो जिस असेट पे आपने चार्ज क्रिएट किया, आप एक्सक्लूसिव चार्ज रखवा सकते हो कि इस असेट पे और कोई डिबेंचर होल्डर के फेवर में या और कोई सिक्योरिटी होल्डर के फेवर में इन फ्यूचर चार्ज क्रिएट नहीं होगा, और ये प्योरली हमारे लिए रिजर्व रहेगी जितने भी लोगों को अभी आप डिबेंचर ऑफर कर रहे हो। ऐसा भी अग्रीमेंट हो सकता है। फिर फर्स्ट मॉर्टगेज, सेकंड मॉर्टगेज भी होता है। उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज्यादा है और उसके सामने जो मैंने आपसे पैसा रेज किया बहुत नॉमिनल है। भाई सपोज 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मैं आपसे 1 करोड़ रेज कर रहा हूँ, तो और 4 करोड़ है ना वैल्यू उसकी, तो मुझे और किसी से 50 लाख या 1 करोड़ रेज करने हो तो मैं सेम प्रॉपर्टी गिरवी रख सकता हूँ ना, सबका पैसा मिल जाएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो उसमें हम रख सकते हैं फर्स्ट चार्ज एंड सेकंड चार्ज। मतलब जब प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा तो पहले आपके पूरे पैसे दिए जाएंगे, फिर जो बचेगा उसमें से वो सेकंड चार्ज होल्डर को पे किया जाएगा। मतलब आप सिक्योर हो कि आपका पैसा प्रोपोर्शन में बटेगा नहीं। या फिर ये भी हो सकता है कि इक्वल चार्ज रहेगा कि भाई फर्स्ट चार्ज जिसके फेवर में क्रिएट हुआ, सेकंड जिसके फेवर में क्रिएट हुआ, पैसा जो भी आएगा प्रोपोर्शनेटली बटेगा। यहाँ आपका लॉस होने का फिर भी चांस है। वे 5 करोड़ की प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, 1-1 करोड़ करके मैं 2-3 बार रेस कर लिया, अब आज मार्केट डाउन चल रहा है, वो प्रॉपर्टी से आया ही टोटल 2 करोड़ और मैंने 3 बार 1-1 करोड़ रुपए अलग अलग लोगों से रेज किए थे। अब क्या होगा, मैं पूरा पैसा तो दे ही नहीं पाऊंगा। अब वो सबका प्रोपोर्शनेट लॉस हो जाएगा, जिसने पहले चार्ज क्रिएट किया उसका भी, जिसने सेकंड किया उसका भी, जिसने थर्ड किया उसका तो होना ही था। ये वो चीज हो गई। तो ये सब कुछ फ्लेक्सिबल है कि कैसे रखना है वो अपने डिसाइड कर सकते हैं कि फर्स्ट चार्ज के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, या पेरी पासू चार्ज रखना है या एक्सक्लूसिव रखना है कि और किसी का चार्ज क्रिएट ही मत करो। तो एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स ये चीज पहले से अगर सर्टन कर लें तो बाद में प्रॉब्लम नहीं आती। आया समझ में? तो ये फ्लेक्सिबल रहेगा, ये सारी चीजें यहाँ कवर हो जाती है। आगे देख रहे हैं डिबेंचर स्टॉक। तो डिबेंचर और डिबेंचर स्टॉक या शेयर्स, और उसमें भी स्टॉक वाला वर्ड आता है, वो एक्जैक्टली क्या है। तो अगर आप मल्टीपल शेयर्स खरीद रहे हो, 100 रुपए के आपने 1000 शेयर खरीद लिए, तो 1 लाख रुपए के शेयर्स हो गए। आप इसको चाहो तो एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करा सकते हो ऑफ ₹1 लाख, तो वो एक स्टॉक हो गया 1 लाख रुपए का। ये वैसे ही है जैसे करेंसी नोट आप कैरी करते हो, 100 रुपए के नोट आपके पास बहुत सारे हैं, किसी को देके 2000 का नोट ले लिया। और 2000 का नोट रखने का मतलब ये कि जल्दी खर्चा नहीं होगा। काफी लोग ऐसे भी करते हैं ना कि जेब में छुट्टे पैसे कम रखते हैं, जिनका खर्चे पे कंट्रोल नहीं रहता। फिर वो 100-200 पड़े होते हैं ना पॉकेट में, तो कहीं 50 दे दिए, कहीं 100 दे दिए, कुछ हो गया, एंड में पता ही नहीं चलता कितना खर्चा हो गया। तो क्या करते हैं ना, 100-50 वाली नोट कम रखते हैं, 500 और 2000 वाली रखते हैं। तो वो क्या, जल्दी खर्चा नहीं होगा, वो आप उसको तोड़ोगे नहीं, तो कहीं ना कहीं पैसे प्रिजर्व भी रहेंगे। शेयर्स में भी ऐसा हो सकता है, डिबेंचर में भी ऐसा हो सकता है, आप उसको स्टॉक में कन्वर्ट करा सकते हो। इन फ्यूचर स्टॉक को वापस से आप रेगुलर यूनिट्स में भी कन्वर्ट करा सकते हो, ये फैसिलिटी वो देते हैं। कोई भी कंपनी डायरेक्टली स्टॉक्स इशू नहीं कर सकती कि डिबेंचर स्टॉक इशू कर दिया, इक्विटी स्टॉक इशू कर दिया। इशू तो उनको शेयर या डिबेंचर ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करवाने का ऑप्शन वो दे सकते हैं। आगे समझ में? ठीक है। नेक्स्ट देख लो डिफरेंस बिटवीन, इजी वाला एकदम, लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बोला ही था पूछते हैं। ये एग्जाम में एक्चुअली में पूछा हुआ है, शेयर और डिबेंचर का डिफरेंस। अब इसमें 4-4 पॉइंट कोई भी स्टूडेंट लिख सकता है। तो जो इजी वाले में आपको बोलता हूँ कि 2 तो पूछते हैं ना, उसमें से एक ये होगा। यहाँ तो बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, आप 5-5 पॉइंट भी दोनों तरफ लिख लोगे ना, मोर देन इनफ। बोलो यहाँ तक कंडीशन समझ आई, क्लियर हुआ? तो ये इंट्रोडक्शन तो आपका डिबेंचर्स का हो गया। अब उसके साथ रिलेटेड कुछ सेक्शंस हैं वो देख लेते हैं। इशू करने की बात हो रही है, डिबेंचर्स जो भी इशू करने हैं उसका रेफरेंस का सेक्शन है 71। अगेन सब सेक्शन आपको याद रहे तो ठीक, वरना मेन सेक्शन भी इनफ है। पहली कंडीशन जैसे आपके सामने, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके ही डिबेंचर्स ऑफर हो सकते हैं, तो वो टर्म आप हाईलाइट कर लेना। बाकी कंडीशंस उसके साथ डिसाइड कर लेंगे, ऑप्शनली कन्वर्टेबल है, फुल्ली कन्वर्टेबल है, क्या करना है, कन्वर्टेबल रखना है नहीं रखना है, एट द टाइम ऑफ इशू पहले से डिसाइड कर सकते हैं। डिबेंचर वालों को कोई वोटिंग राइट मिलते हैं क्या? नहीं, तो सब सेक्शन 2 में क्लैरिफाई कर दिया। सिक्योर्ड डिबेंचर्स ऑफर किए जा सकते हैं, सब सेक्शन 3 में इतना ही बोला। और उसके साथ जो रूल्स हैं वो रूल्स की बात हो रही है। रूल में आपको ड्यूरेशन बताइए कि लाइफ कितनी हो सकती है डिबेंचर्स की, वो आप देख लो। सिक्योर्ड डिबेंचर वाले केस में उनकी लाइफ हो सकती है 10 ईयर्स। सिक्योर्ड वाले, स्पेसिफिक सिक्योर्ड के लिए बोला है, तो वहां पे लाइफ हो सकती है 10 ईयर्स। और इंफ्रास्ट्रक्चर वाले होंगे तो 30 ईयर्स तक जा सकते हैं। तो ये ड्यूरेशन है इसकी। सच एन इशू ऑफ डिबेंचर शैल बी सिक्योर्ड बाय क्रिएशन ऑफ अ चार्ज ऑन प्रॉपर्टी। वो स्टोरी हमें पता है। सिक्योर्ड का मतलब क्या, कंपनी की कोई असेट के ऊपर चार्ज क्रिएट होगा कि अगर आप पैसे रिटर्न नहीं कर पाओगे तो वो असेट बेच के पैसा देना पड़ेगा, सिंपल। इसके लिए डिबेंचर ट्रस्टी को भी अपॉइंट किया जा सकता है। ये टॉपिक आगे इस चैप्टर में आने वाला है। डिबेंचर ट्रस्टी मतलब डिबेंचर होल्डर्स की तरफ से एक प्रोफेशनल या एक केयर टेकर जो लीगल बातों का ध्यान रखेगा, और इसको अपॉइंट करवा के देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद कंपनी की होती है। कंपनी ही आपको डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करके देगी और आपको कोई टेंशन नहीं। अगर वो सिक्योरिटी वाला पॉइंट है, चार्ज क्रिएट करने की बात है, पेपर वर्क करना है, अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है तो प्रॉपर्टी बेच के पैसा रिकवर करना है, ये सारा प्रोसेस, उसमें जो लीगल मेहनत है वो ट्रस्टी करेगा।
तो आपको एज ए डिबेंचर होल्डर पेपर वर्क नहीं समझ में आता है तो कोई टेंशन नहीं, तो ये पॉइंट भी यहाँ पे रहता है, वो हम आगे बात करेंगे तो पता चलेगा। सिक्योरिटी फॉर द डिबेंचर्स बाय वे ऑफ चार्ज और मॉर्गेज शैल बी ट्रीटेड इन फेवर ऑफ द डिबेंचर ट्रस्टी। वो स्टोरी वहीं कवर हो जाएगी कि ट्रस्टी के फेवर में चार्ज क्रिएट किया जाएगा, उसको एक लीगल अथॉरिटी दे देंगे कि भाई हम सब डिबेंचर होल्डर्स को क्या पता पेपर वर्क कैसे होता है, लीगल प्रोसीजर्स क्या होते हैं, ट्रस्टी को पता होता है। और ट्रस्टीशिप का काम कौन करता है पता है? बैंकिंग कंपनीज, मर्चेंट बैंकिंग फर्म्स, ये सब जो होती है ना इंटरमीडियरीज, ये लोग करते हैं, कमीशन चार्ज करते हैं और उसके बदले फैसिलिटी देते हैं। तो बैंक को जितना पता है उतना अपने को तो नहीं पता है, पेपर वर्क कैसे करना है वो लोग करवा लेंगे, वो उनका हेडेक है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट में देखें एनबीएफसी की बात हो रही, बोला एनबीएफसी के केस में किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी पे भी चार्ज क्रिएट हो सकता है, नॉर्मली बाकी कंपनीज में इमूवेबल पे होता है। फिर इन केस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स बाय गवर्नमेंट कंपनी विच इज फुल्ली सिक्योर्ड, तो गवर्नमेंट कंपनी में अगर डिबेंचर इशू हो रहे हैं वहां तो गारंटर कौन है? खुद गवर्नमेंट, तो वहां और कोई असेट पे चार्ज क्रिएट करने की नीड नहीं है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट खुद सिक्योरिटी दे रही है तो हम गारंटी दे रहे हैं कि पैसा मिल जाएगा। पैसा कहाँ से मिलेगा? जो आपसे टैक्स कलेक्ट करेंगे उसी में से मिल जाएगा, अपनी जेब से हम कुछ नहीं देने वाले, आपका पैसा घुमाते रहेंगे, जिसने टैक्स पे किया उसका पैसा उसको दे देंगे जिसका डिबेंचर्स में पैसा डूब गया। तो पब्लिक का पैसा पब्लिक में घूमता रहेगा, एक के हाथ से दूसरे हाथ, और नाम हमारा होगा कि हमने गारंटी दी, आपको भी टेंशन नहीं, तो एज एन इन्वेस्टर कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट में इन केस ऑफ एनी लोन टेकन बाय अ सब्सिडरी कंपनी फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चार्ज में ऑल्सो भी क्रिएटेड ऑन द असेट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। ये भी कॉमन सेंस वाली बात है ना, सब्सिडरी कंपनी के लोन्स को होल्डिंग कंपनी गारंटी कर सकती है कि भाई हम गारंटी दे रहे हैं, इनको लोन दे दो, हमारी असेट पे चार्ज क्रिएट कर लो, हमारी सब्सिडरी, तो दैट इज वेरी कॉमन, वो भी चलेगा, ठीक है। यहां तक पता चला। सब सेक्शन 4 में उन्होंने डीआरआर की बात की है, ये भी अकाउंटिंग में आपने पढ़ा हुआ है। डीआरआर का सिंपल मीनिंग ये है कि जब डिबेंचर्स को रिडीम करना होगा तो रिडेम्पशन का जो पैसा है वो पहले डीआरआर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और वहां से पेमेंट्स करेंगे, इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं। अब पॉइंट ये है कि रिडेम्पशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले डीआरआर रिजर्व में कुछ मिनिमम बैलेंस होना चाहिए, उसके लिए दे रखा है आपको ये टेबल आपको पहले पढ़ के आना है, फिर मैं डिस्कस भी करवा दूंगा। ये टेबल आपको याद रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें आपको रेट्स बोले हुए, एक 25% का रेट कॉमन है इसके अंदर, अदरवाइज बोला है नो डीआरआर कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में। तो क्लास ऑफ कंपनी पे डिपेंड करता है किसको डीआरआर मेंटेन करना है किसको नहीं। तो रिडेम्पशन स्टार्ट करने से पहले उस अकाउंट में इतना पैसा ट्रांसफर कर दो, और डीआरआर में उतना ही पैसा जाता है जितना डिबेंचर्स की नॉमिनल वैल्यू होती है या फेस वैल्यू होती है। अगर आप रिडेम्पशन प्रीमियम पे कर रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, तो प्रीमियम का अमाउंट डीआरआर में नहीं जाता है, प्रीमियम का अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम में होता है ऑलरेडी, वहां से यूज करना है। तो जब भी डिबेंचर्स का रिडेम्पशन प्रॉफिट्स में से होगा तो उतने अमाउंट का आपको डीआरआर पहले क्रिएट करना पड़ेगा, ये कंडीशन यहाँ पे होती है। और कौन सी कंपनी के लिए कितना रेट है वो टेबल में दिया है, तो एक बार रीड करके आना आप भी, फिर अपने डिस्कस कर लेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी, आपको याद हो जाएगा। बस ठीक है, यहाँ तक इनफ है, फिर डिबेंचर ट्रस्टी वाला टॉपिक है वो कल से देखेंगे।